गुड मॉर्निंग बच्चों। नहीं, वैसे गुड मॉर्निंग रही नहीं है। गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ जी, 8 मिनट ऊपर हो गई, कोई बात नहीं। शुरू करते बच्चों। रिवीजन से कुछ चार एक टॉपिक का रिवीजन करना है हमें, देन उसके बाद फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पे मूव करेंगे हम, जो कि आज की क्लास का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, खासकर इंटरमीडिएट गुड्स को समझना। ठीक है ना, फाइनल में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंटरमीडिएट को समझना थोड़ा अच्छा टॉपिक है वो। खैर, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस, बोल दो ना, पॉलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ अ कंट्री, है ना। इसको क्या भी बोलते हैं हम, इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल फ्रंटायर तो होती है, साथ में कुछ और ऐसी चीजें हैं जहां पे थोड़ा डाउट रह सकता है, तो उनको क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है। तो इट आल्सो इंक्लूड्स 3 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज, पूरा पूरा बोल दो, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री बिटवीन 2 और more कंट्रीज। एक बात। दूसरा, फिशिंग वेसल्स, oil and natural gas rigs and floating platform operated by normal resident of a country in the international water where they have exclusive right of operation. And the third one is embassies, consulate and military establishment of a country located abroad. It doesn't include, first one is embassies, consulate and military establishment of foreign country in the domestic territory of India. ठीक है ना। And the second one is international organization like WHO, UNO, WTO located within the domestic territory of a country. यार हम भारत की बात कर रहे थे, located within the domestic territory of India, ये नहीं आएंगे। इसी के साथ साथ हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का रिवीजन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सेकंड कॉन्सेप्ट चालू करते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट। बताओ, नॉर्मल रेसिडेंट कैन बी अ इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री एंड whose center of economic interest also lies in that country. What do you mean by center of economic interest? The person lives or located in the within the domestic territory, and he or it perform all the basic economic activities from that location. ये सारी चीजें बेसिक बेसिक ये लिखी है बच्चों इस वाले टेक्स्ट में। अच्छा, फिर इसमें एक नेगेटिव लिस्ट दी है। नेगेटिव लिस्ट में कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है। नॉर्मल रेसिडेंट डजंट इंक्लूड, पहला बोल दो, एक तो फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स। चलो ठीक है। दूसरा, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, मिलिट्री वाले। ठीक है ना, ये आ गए, ये नहीं आएंगे। तीसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते। ये कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट है? इंटरनेशनल एरिया के। चौथा पॉइंट इसी से करेक्टेड है, इनमें काम करने वाले एम्प्लॉइज। हाँ, ये कहाँ के रेसिडेंट माने जाएंगे? जहां से बिलोंग करते हैं, ना कि जहां ये काम करते हैं। अच्छा, अगर ये 1 साल से ज्यादा हो गया ने उन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, तो फिर वो वहां के हो जाएंगे जहां पे ये काम करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, 4 पॉइंट हो गए। पांचवा क्या है बच्चों? क्रू मेंबर्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स, और कौन कौन है? एक और है ना, हाँ, सीजनल वर्कर। ये 3 लोग इस 5 वाले पॉइंट में है, तो ये नहीं आएंगे। एंड द लास्ट वन इज बॉर्डर वर्कर, है ना, जो रेगुलरली क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं बॉर्डर को, और ये वहां के माने जाएंगे जहाँ पे रहते हैं, ना कि जहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, वो जो इसके पहले वाला पॉइंट था, यहाँ पे वो क्रू मेंबर और सीजनल वर्कर, कमर्शियल ट्रेवलर, वो भी उनका जो स्टे होना चाहिए वो 1 साल से कम होना चाहिए, तो नहीं आएंगे। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तो आ जाएंगे। सिंपल, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट, फर्स्ट कपल पढ़ा था हमने, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप। आप मुझे बताओ, जो सिटीजनशिप होता है वो कैसा कॉन्सेप्ट होता है? लीगल। जबकि रेसिडेंटशिप कैसा कॉन्सेप्ट होता है? वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। सिटीजनशिप के लिए आपको या तो इधर होना पड़ेगा, इधर होना पड़ेगा इन द सेंस इधर पैदा हुए हो आप, या दूसरा आपने अप्लाई किया हो और इधर का लॉ आपको क्या कर रहा हो, अलाउ कर रहा हो। ठीक है ना, तो आप सिटीजन बन सकते हो। रेसिडेंटशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो नंबर ऑफ डेज स्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, उसके बेसिस पे आप फाइंड आउट करते हो। मतलब यहाँ पे 1 साल दिया हुआ है,
लेकिन वो अलग अलग एक्ट में अलग अलग होता है। 182 जनरली होता है, 182 डेज की कंडीशन हमें चेक करनी होती है। खैर ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे फिलहाल। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक इंसान एक कंट्री का सिटीजन और दूसरी कंट्री का रेसिडेंट हो सकता है क्या? हाँ जी, हो सकता है। सिटीजन वो यहाँ का है लेकिन उधर रहता है 1 साल से ज्यादा उधर का, तो नॉर्मल रेसिडेंट उधर का बन जाएगा। एंड वाइस वर्सा सिचुएशन की वो सिटीजन उधर का है, इधर रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया तो इधर का रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, ये सारी चीजें हो गई। फिर हमने नोट पढ़ा था, नोट में देखा था, मैंने आपको प्रॉपर समझाया था कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो तो यूज किया जाता है किसको फाइंड आउट करने के लिए? डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करने के लिए। और जो नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है वो किसको फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है? नेशनल इनकम को। फाइनली दोनों के कुछ हमने जनरलाइजेशन यहाँ पे ड्रॉ किए थे, एक बार वो बोल दोगे तो आप फिर मैं आगे की क्लास एक बार फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का रिवीजन करा के आगे चलते होगा। बोलो डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए जनरल रूल जीआर क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए ना देश देखना है ना भेज देखना है तो ओनली पेज देखना है। लेकिन वो 3 पॉइंट और 2 पॉइंट को अलग से कंसिडर करके चलोगे, उनमें जीआर नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें किसकी? नॉर्मल रेसिडेंट की, तो भारत माँ का लाल हो, अंदर हो या बाहर हो। ठीक है ना? बात करते हैं सेकंड कपल की, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। सुनो सुनो सुनो, चलो अभी मैं बोलूंगा, आप मेरे को बताना कि फैक्टर इनकम की ट्रांसफर इनकम। खून पसीने की कमाई गई इनकम, रेंट, तेज तेज बोलो, रेंट, इंटरेस्ट, कंफ्यूज हो गए। इंटरेस्ट क्या होता है? फैक्टर इनकम ही तो है भाई। ठीक है ना? अच्छा, प्रॉफिट, वेजेस, स्कॉलरशिप और रिटायरमेंट बेनिफिट, ट्राफ है कुछ, क्या क्या बोल रहे हो तुम? आधा इसका आधा उसका लगा रहे हो, मत करो। रिटायरमेंट बेनिफिट, फैक्टर इनकम, पेंशन, पॉकेट मनी, सब्सिडी, टैक्सेस। ठीक है ना? बाय चलो ठीक है, पूरा ही बोल देता हूँ। ठीक है ना? अर्नड इनकम, सिंपल है, वो तो फैक्टर ही है। ठीक है ना? और क्या रह गया? सारी चीजें हो गई, सारी पूछ रहे। अच्छा, ये बताओ, ये बात बताओ, कौन नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम दोनों में भी कौन आती है और कौन नहीं आती है? फैक्टर इनकम आती है, ट्रांसफर इनकम नहीं आती। गिफ्ट कहाँ पे आएंगे? ट्रांसफर इनकम में। अच्छा, जो ट्रांसफर इनकम और जो पेमेंट होती है, दो टाइप की होती है। एक तो करंट ट्रांसफर और एक कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर तो कंजप्शन पर्पस के लिए होते हैं और कैपिटल ट्रांसफर एसेट क्रिएशन के होते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होते हैं। कौन रेगुलर होते हैं, कौन इरेगुलर होते हैं? नहीं 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 नहीं, तुम कुछ और बोल रहे हो। सेक्टर वेक्टर की बात नहीं कर रहे, हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ट्रांसफर में जो, हाँ, जो ट्रांसफर इनकम जो होती है, जो पेमेंट होती है, रेगुलर कौन सी होती है उनमें से? करंट। और इरेगुलर? तो फिर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग कौन होती है? हाँ, करंट तो रिकरिंग होते हैं और कैपिटल नॉन रिकरिंग होते हैं। और उसमें जैसे हमने एक्सपेंसेस के लिए सब्सिडीज दी, तो वो क्या है? एक्सपेंसेस के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी, तो पेमेंट है ना वो, लेकिन है तो ट्रांसफर है ना। करंट है कि कैपिटल है? करंट है। लेकिन असेट क्रिएट करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए तो कैपिटल हो गई। ये सारा कुछ कर लिया बेटा हमने। क्या चीज? हाँ हाँ, तो ये भी, ये कैपिटल ट्रांसफर है। हाँ जी। क्या चीज? डुअल सिटीजनशिप, हाँ जी। इंडिया में अलाउड नहीं है, कुछ जगह अलाउड है, कुछ जगह अलाउड नहीं है। हाँ, एक वीजा की भी फुल फॉर्म है। तो अच्छा बताओ, कौन कौन बच्चे फाइंड आउट करते हैं वीजा की फुल लॉन्ग फॉर्म? वेरी गुड। चलो अदिति, आप ही बता दो। हाँ, विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, वो वीजा की लॉन्ग फॉर्म होती है। ठीक है ना? हाँ, कौन से वाला वीजा? नहीं, कार्ड वाला वो नहीं, वो वाला वीजा नहीं जो उस पे लिखा रहता है डेबिट कार्ड पे, वो वाला नहीं। वो तो वीजा और स्मार्ट कार्ड वाला वो है। ठीक है ना? वो वाला नहीं, कौन से वाला वीजा की बात कर रहे हैं हम? हाँ, जो इमिग्रेशन के लिए काम आता है, दूसरी कंट्री में जाने के लिए काम आता है। ठीक है ना? उस वाले की बात कर रहे हैं। वो तो कंपनी है, जैसे मास्टर कार्ड है ऐसी एक कंपनी है वीजा। ठीक है ना? जो वो स्मार्ट कार्ड बनाती है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई क्या आपको? आगे चल सकते हैं क्या? नेक्स्ट कपल देखते हैं, और ये थर्ड है, फाइनल गुड्स एंड
इंटरमीडिएट गुड्स। देखो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, मतलब जिनका ना एक तरीके से मान के चलो जिनका यूज इधर खत्म हो गया, जहां पे भी जिस पॉइंट पे हम उसे यूज कर रहे हैं उनका यूज खत्म हो गया। अब वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो कंजप्शन के लिए हो, किसके लिए हो, या वो किसके लिए हो, इन्वेस्टमेंट के लिए। अब सुनो कैसे, जैसे हम ना मिल्क परचेज करके लेके आए एक हाउस होल्ड, तो किस लिए लेके आए, कंज्यूम करने के लिए, तो ये फाइनल हो गया। अच्छा एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पे, अभी हालांकि मेरे को करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तो शुरुआत ही की है। कोई पर्टिकुलर गुड का यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंटरमीडिएट होगा या वो फाइनल होगा। जिस मिल्क की मैं बात कर रहा हूँ जिसको हम यूज कर रहे हैं, हाउस होल्ड बोला मैंने, तो ये क्या है, फाइनल है, बिकॉज इसके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका यूसेज कैसे हो रहा है। लेकिन अगर इसी मिल्क को कोई डेयरी वाला खरीद के लेके आता है वापस से बेचने के लिए, रीसेल के लिए, तो वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। या अगर उसमें कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होना है, अगर उसी मिल्क को सावरिया वाले लेके आए मिठाई बनाने के लिए, स्वीट्स बनाने के लिए, तो वो भी इंटरमीडिएट होगा। लेकिन अगर कोई हाउस होल्ड लेके आता है अपने कंजप्शन पर्पस के लिए, तो वो फाइनल। कहने का मकसद ये है, या कहने का मतलब ये है कि यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई गुड फाइनल होगा कि इंटरमीडिएट होगा। नमन भैया कम टू द पॉइंट, फाइनल की बात करो आप। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो उन्हें तुमने कंजप्शन के लिए यूज किए हो या तो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए हो। इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी लेके आए हम, क्या लेके आए, प्लांट एंड मशीनरी। तो बस प्लांट एंड मशीनरी लेके आए, इन्वेस्टमेंट के लिए लेके आए ना, तुम उसे फिक्स एसेट में डालते हो ना। अच्छा अब उस प्लांट एंड मशीनरी से फर्दर कुछ और नहीं बनाएंगे ना, ना तो हम उसे बेचने के लिए लेके आए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। एक चीज होती है ओसीओबी, ओसीओबी होती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या होता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है ना बेटा। ये कहाँ पे आपको शायद 11th क्लास में जब आप जर्नल एंट्री डाल रहे होंगे जब सिखाया गया होगा आपको। ये कब सिखाया जाता है, ये जब सिखाया जाता है कि जब आप आपका धंधा है गुड्स बेचने का, और आपको परचेज की एंट्री, एक तो आपने गुड्स परचेज किए तो उसकी एंट्री सिखाई जाती है आपको, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, या कैश में बैंक से किए तो ट्रांजेक्शन टू कैश बैंक, वैसा सिखाया जाता है। लेकिन अगर आपका धंधा है, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप गुड्स बेचते हो, लेट्स सपोज ये चेयर बेचते हो, लेकिन आपने फर्नीचर वगैरह परचेज किया, क्या परचेज किया, तो इस केस में आप परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या वेंडर नहीं डालते हो, आप क्या करते हो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या वेंडर। बात समझ में आ रही, ऐसी एंट्री डालते हो। ह्यूमैनिटीज वालों को नहीं समझ में आ रहा तो चलेगा, जमेगा, लेकिन तुम्हारे तुम्हारे को भी समझाने का मेरे पास तरीका है। देखो कोई एक इंसान का धंधा है चेयर बेचना, ठीक है ना, और वो चेयर परचेज करके लाता है अपने सप्लायर से, तो वो अपने यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा कि मैंने परचेज करी है, क्या करी है, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। और वो मतलब ऐसे परचेज अकाउंट डेबिट का मतलब है कि मैंने परचेज की है और मैंने पैसा पे किया है, वैसा टू कैश अकाउंट ऐसा करके, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं वो चेयर बेचता हूँ, लेकिन मैंने ना अपने यहाँ पे फर्नीचर की फिटिंग कराई प्रॉपर, जहाँ पे मैं चेयर्स को डिस्प्ले कर सकूं, वो डिस्प्ले वगैरह मैंने लगाई, और मैंने वो फर्नीचर परचेज किया, या फर्नीचर मैंने वगैरह वहां पे क्या कराया, बनवाया बेसिकली, ठीक है ना। तो इसको मैं परचेज नहीं बोलूंगा, बिकॉज फर्नीचर बेचना मेरा काम नहीं है। मैंने तो फर्नीचर इसलिए लगवाया ताकि मैं अपना मेन जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना मेरा, मैं उसको कर सकूं। तो बेटा इसके लिए परचेज नहीं लिखते हम, इसके लिए लिखते हैं हम क्या, फिक्स, मतलब या तो नाम लिखेंगे फिक्स एसेट लिखेंगे, या पर्टिकुलर उसका नाम देखेंगे क्या चीज है वो है फर्नीचर, तो फर्नीचर की फर्नीचर आया हमारे यहाँ पे वैसा। तो ये चीज ओसीओबी होती है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो चीज आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उसे तो परचेज बोलेंगे। लेकिन जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है आपका, उस चीज को आप फिक्स एसेट में डालेंगे आप, अगर वो चीज जैसे परचेज कर रहे हो फर्नीचर के केस में, है ना, या लैंड एंड बिल्डिंग के केस में वगैरह वगैरह। तो मैं बात करता हूँ किसकी, मशीनरी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ, मेरा काम तो चेयर बेचना है और मैंने मशीनरी परचेज की, क्या परचेज करी, मशीनरी। तो मुझे बताओ क्या ये मशीनरी को मैं फर्दर बेचूंगा आगे, मशीनरी में क्यों लेके आया हूँ कि मैं इससे शायद और चेयर बना सकूं, ताकि मैं ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं खरीद के लेके आया हूँ। तो ये बच्चों फाइनल गुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिकॉज ना ही तो मैं इसे रीसेल करने वाला हूँ,
और ना ही इस मशीन को मैं क्या करूंगा किसी दूसरे में मिला करके बेचने वाला हूं। नहीं समझा क्या? एग्जांपल देता हूं, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप की टच पैड है, क्या है? टच पैड का इंडिपेंडेंट कोई यूज नहीं है। ये किसी इंसान को देखा टच पैड लेके जा रहा है? नहीं ना, वो लैपटॉप में यूज आएगा। किस में यूज आएगा? अब मान लिया अगर मैं टच पैड खरीद के लेके आया और मैं लैपटॉप बनाता हूं, तो टच पैड मेरे लिए क्या हो गई? इंटरमीडिएट हो गई। क्या हो गई? क्योंकि टच पैड का इंडिपेंडेंट कोई यूज नहीं है, वो लैपटॉप में लग के ही मैं आगे से क्या करूंगा? सेल करूंगा। तो इसका फर्दर क्या हो रहा है? यूसेज हो रहा है। क्या हो रहा है? लेकिन जो मैं मशीनरी लेके आया हूं वो इन्वेस्टमेंट के लिए लेके आया हूं, ना ही तो मैं इसको दोबारा से बेचने वाला हूं और ना ही मैं उसको किसी और में लगाने वाला हूं। इसका यहीं पे ही नक्की यूज है, फाइनल यूज इसका यही है। और ये मैं क्यों लेके आया हूं? इन्वेस्टमेंट करने के लिए। किस क्या करने के लिए? और एग्जांपल देता हूं बच्चों, वापस से मैं फिर बोल रहा हूं कि किसी भी गुड के यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फाइनल रहेगा कि इंटरमीडिएट रहेगा, है ना? सिलाई मशीन अगर हमारी मम्मी लेके आती है, फाइनल है, मानते हो आप बात? अच्छा एक सवाल पूछूं कि ऐसे जस्ट मतलब डाउट सा क्लियर हो जाएगा मेरा, कभी ऐसा नहीं रहे कि आप धोखे में रहो। बताना किस बेसिस पे बोला तुमने कि फाइनल? वो इन्वेस्टमेंट के लिए, कंजप्शन के लिए? किसके लिए? कंजप्शन के लिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए? बोलो, इधर से आवाज आ रही है। हाँ जी बोलो। नहीं नहीं, अभी तो कुछ और बोला था, किसी ने तो बोला था, तुमने बोला था ना? नहीं, किसने बोला था फिर? इन्वेस्टमेंट के लिए किसने बोला? बेटा मम्मी अगर क्या लेके आई है, वो सिलाई मशीन लेके आई है, तो वो कंजप्शन के लिए है। किसके लिए? मम्मी को क्या करना, क्या दूसरे ऐसे मम्मी टेलरिंग का कोई काम करती है कि दूसरों के लिए कपड़े सिलेगी? हाँ बोलो ना, अपने लिए लेके आई। तुम बोलोगे फिर तो ये मशीन कंजप्शन। अरे बेटा जो कंजप्शन गुड्स होते हैं ना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, नॉन ड्यूरेबल होते हैं। जब मैं मिल्क की बात कर रहा था तो वो नॉन ड्यूरेबल था। कैसा था? नॉन ड्यूरेबल था, ठीक है ना? इनफैक्ट अगर स्पेसिफिक देखो तो पेरिशेबल था। क्या था? पेरिशेबल। लेकिन जब मैं मशीन की बात कर रहा हूँ, सिलाई मशीन की बात कर रहा हूँ, तो वो ड्यूरेबल है। कैसी है? ड्यूरेबल है। बात समझ में आ रही है? अच्छा अगर यही सिलाई मशीन को टेलर लेके आए तो इंटरमीडिएट क्या क्या फाइनल? सोच समझ के बताना। इंटरमीडिएट बेटा फाइनल होगा, लेकिन उसके फाइनल होने का रीजन कंजप्शन नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज वो तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेके आया ना, वो इस सिलाई मशीन से कपड़े बनाएगा, वो उसने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके आया ताकि वो फ्यूचर में रिटर्न क्या करेगा? उससे जनरेट करेगा। है तो दोनों फाइनल, लेकिन एक का रीजन कुछ और है, दूसरे का रीजन कुछ और है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? फाइनली जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम, तो थोड़े बहुत जो भी आपकी कमी रह गई होगी कॉन्सेप्ट को समझने में, वो पूरी हो जाएगी। नहीं रहेगी तो फिर मैं भी यही हूँ। हाँ मेरे लिए फाइनल गुड है और इन्वेस्टमेंट के लिए। और पूछो। अगर यही एलईडी तुम अपने घर पे ले लेके आओगे, या मैंने ही अगर अपने घर पे लगाई होगी एलईडी, तो मेरे लिए फाइनल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं, कंजप्शन की वजह से, और ड्यूरेबल है। तो अगर मैं आपको टैब दे रहा हूँ किसके लिए? हाँ, तो उसका बस वो यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। सुनो, क्योंकि बिकॉज मैंने वो आपको दिए किसके लिए? कंजप्शन के लिए। सुनो, अभी जो मैं खरीद के लेके आया, मैं खरीद के लेके आया, ठीक है ना? हाँ मैं जो खरीद के लेके आया, तो वो सुनो, वो यहीं पे क्या हो जाएंगे? फाइनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब इसके दो एंगल से देखोगे आप, वो यहीं पे क्या हो जाएंगे? फाइनल हो जाएंगे। बिकॉज मेरे को फाइनल वो इसलिए होंगे क्योंकि जो मैंने वो आपको टैब दी है, उस पॉइंट पे देखना, वो जो मैंने टैब दी है उनका मैंने आपसे पैसा क्या कर लिया? चार्ज कर लिया। क्या कर लिया? तो यहीं पे उनका फाइनल यूसेज हो गया। क्या हो गया? अब तुम तो उसे बेचोगी नहीं ना आगे, तो वो फाइनल यूसेज उसका यहाँ पे हो गया। एक तो इसको ऐसे देख सकते हैं, सुनो, एक तो इसको ऐसे देख सकते हैं, एक इसका जो यूज केस है। दूसरा इसको ऐसे देख सकते हैं, हालांकि रहेगा इसमें वही कि मैंने आपसे जो फीस चार्ज करी, जो क्या चार्ज करी मैंने आपसे? फीस चार्ज करी, और मैंने ये आपको टैबलेट दिए, तो ये मेरा इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट कंजप्शन। मैं इसे अपने, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूं, तो मैं इसे अपने खर्चे में डालूंगा। किस में डालूंगा? खर्चे में। और इनकम तो फाइनल वही पकड़ूंगा मैं जो मैंने आपसे ली है। ये बेसिकली अगर टू भी अप्रोप्रिएट देखोगे आप, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन होगा। एक्चुअल में इसका ट्रीटमेंट ये होगा, मैंने आपसे 1 लाख रुपए की फीस ली, है ना? मैंने आपको 50,000 रुपए का टैबलेट प्लस मेरी सर्विसेज वगैरह मिला करके सब कुछ दिया आपको, तो 50,000 रुपए का ये मेरे खर्चे में डलेगा। किस में डलेगा? खर्चे में डलेगा। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, इंटरमीडिएट कंजप्शन होगा। क्या होगा? इंटरमीडिएट कंजप्शन। जब जब भी हम वो पढ़ेंगे ना, वैल्यू एडिड वाला वो पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे, वहां पे और ज्यादा समझ में आएगा आपको। तुम बोलोगे नेशनल इनकम के लिए क्या काउंट करोगे? वो 1 लाख रुपए जो मैंने आपसे
लिए है ना, बात समझ में आ रही, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही है ना वो चीज, ठीक है। फाइनली फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन, जिनको या तो आप कंजप्शन के लिए यूज करते हो या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हो। फाइनल गुड इंक्लूड्स गुड परचेज बाय कंज्यूमर, फाइनल गुड में कौन से गुड्स आते हैं, जो गुड्स किसने परचेज किए, कंज्यूमर ने, एज दे आर मीन फॉर फाइनल कंजप्शन, क्योंकि वो किसके लिए होते हैं, जैसे कि मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। दूसरा है गुड्स परचेज बाय फार्म्स, जो किसने परचेज किए हैं गुड्स, फार्म ने परचेज किया फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, किसके लिए, अच्छा अगर कोई प्रिंटर खरीदता है, मैंने प्रिंटर खरीदा तुम्हारे पर्पज से, तुम्हारे लिए यहाँ पे, तो बताओ मेरे लिए क्या है वो, फाइनल गुड है, लेकिन उसका रीजन क्या है फाइनल होने का, इन्वेस्टमेंट है। तुमने प्रिंटर खरीदा अपने घर के लिए तो भी फाइनल है, लेकिन उसका रीजन क्या है फाइनल होने का, कंजप्शन, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने जो गुड्स परचेज किए, फर्म ने जो परचेज किए, किसके लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, लाइक मशीनरी परचेज बाय अ फर्म। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, सारे पॉइंट एक बार वापस से पढ़ लो जितना भी अभी तक फाइनल गुड में मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद उसको और नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन चालू करते हैं। प्रिंटर में पेपर डालेगा वो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, खर्चे में डालेंगे, मैं खर्चे में डालूंगा ना अपने, इंटरमीडिएट कंजप्शन। वो कंज्यूमेबल्स होता है, क्या होता है, कंज्यूमेबल्स। आप अकाउंटिंग में करते हो ना, एंट्री डालते होंगे कंज्यूमेबल्स, जो चीज कंज्यूम हो जाती है, जैसे इंक हो गई, चौक हो गई, डस्टर्स हो गए, है ना, जो चीज खत्म हो जाएगी उन्हें बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। तो वो रीसेल पर्पस हो गया, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, सिंपल। आगे चल सकते हैं क्या, चलो नोट में देखते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट द फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड, आपको ये सोचना चाहिए या ये कंसीडर करना चाहिए कि जो फाइनल गुड्स होते हैं ना ही तो उनको वापस से क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा, नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, ना ही उनमें कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नमन भैया हो तो रहा था फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर वो सिलाई मशीन टेलर लेके आ रहा था तो उससे कपड़े बन रहे थे, अबे मशीन में कोई ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मशीन से कपड़े बनाए जा रहे हैं, क्या बनाए जा रहे हैं, मशीन से कपड़े बनाए जा रहे हैं, मशीन में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, मशीन तो एज इट इज रहेगी, समझ में आ रही है ना। तो वो कह रहे हैं कि ना ही उसमें कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, नक्की करो जल्दी से बोलो, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंटरमीडिएट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, या तो जो बेचे जाएंगे वापस से, रीसोल्ड किए जाएंगे, वो इंटरमीडिएट है, या उसमें कुछ क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अच्छा ये ऐसा फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्यों, आप ऐसा क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, कहाँ पे काम में आएगा बेटा, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में काम में आएगा। जब भी हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करेंगे तो हम वैल्यू पकड़ते किसकी, फाइनल की, किसकी वैल्यू पकड़ते हैं, इंटरमीडिएट की वैल्यू पकड़ लोगे ना, डबल 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 और ट्रिपल, और पता नहीं कितनी बार काउंटिंग हो जाएगी। एक बारी तो हम मान लिया एमआरएफ के टायर लेके आए तो उन्हें काउंट कर लिए, फिर एक बार पूरी गाड़ी की वैल्यू ले ली, अबे पूरी गाड़ी की वैल्यू में क्या भी तो इंक्लूड था राजा बाबू, बोलो ना, एमआरएफ के टायर, तो उसकी जो एमआरएफ के टायर है उनकी डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी। तो ये चीज पता होना जरूरी है कि क्या इंटरमीडिएट है और क्या फाइनल है, बिकॉज नेशनल इनकम के लिए केवल आप फाइनल गुड की वैल्यू को लोगे, इंटरमीडिएट की वैल्यू अलोंग विद द ले लोगे किसके साथ, अच्छा आधी इंग्लिश आधी हिंदी, अलोंग विद द किसके साथ ले लोगे, फाइनल गुड के साथ, तो डबल डबल काउंटिंग हो जाएगी, उसके ज्यादा भी हो सकती है, जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है ना। उससे क्या होगा, आपकी नेशनल इनकम इन्फ्लेट होके आएगी, वो मिसलीडिंग पिक्चर देगी, तो दैट्स व्हाई ये क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। जैसे मतलब वो अलग चीज है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो कैस्केडिंग इफेक्ट की तो बात कर रहा है तू, हाँ वो कैस्केडिंग, वो टैक्सेशन के पर्पज से कि टैक्स पे भी टैक्स लग जाएगा, टैक्स पे भी टैक्स लग जाएगा, यहाँ पे है कि इनकम, एक ही सेम इनकम डबल डबल बार क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी, वैसा। हाँ जी हाँ जी बच्चों, कम टू द पॉइंट, कहाँ पे थे हम, इंटरमीडिएट गुड्स पे, किसी और को कुछ पूछना है क्या, नहीं ना, इंटरमीडिएट गुड्स पूछना है। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल, या तो उन्हें आप वापस से बेचोगे,
ठीक है ना। और या अच्छा एक बात बताओ, क्या जैसे ऊपर भी था दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि कोई भी एक? कैसे पता पड़ा तुम्हें? और लिखा हुआ है, कभी सोचो एंड ये भी होना चाहिए ये भी, वैसा फिर ढूंढोगे, दिया लेके भी ढूंढोगे ना ऐसे दिवाली के टाइम पे, तो भी नहीं मिलेगा ऐसा कोई कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ, एग्जाम्पल देके बता। ये उसके लिए कैसे होंगे, एक टाइम पे कैसे हो सकता है? जिस गुड को हम, एक बात बताओ, जिसको हम ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये लड़की है, तो उसे एट द सेम टाइम ऐसे कैसे बोलेंगे ये लड़का भी है, या ये दोनों में कुछ भी नहीं है? ऐसा हाउ इज दैट पॉसिबल? नहीं हो सकता दोस्त। हाँ जी। हाँ 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 हाँ। वो एट द सेम टाइम नहीं हुआ ना। तुमने बोला जरूर कि वो एट द सेम टाइम हुआ, दोनों पर्पज अलग अलग है। समझ आ रही ना। वो तो मैं यहाँ पे कवर कर ही चुका हूँ कि मैं अगर ये लेके आया हूँ, ये एलईडी को लेके आया हूँ, ठीक है ना, तो ये तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए है। अब ऐसे मैं इसे रोज इसे घर पे उठा के लेके जाऊंगा, आके यहाँ पे पहले इंस्टॉल करूंगा, वैसा नहीं है ना। ठीक है, लेकिन मेरे घर पे जो लगी हुई है वो कंजप्शन के लिए, वो भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, लेकिन उसके फाइनल होने का रीजन कुछ और है, इसके फाइनल होने का रीजन कुछ और है। ऐसे नहीं बोल सकते एक ही टाइम पे ये इंटरमीडिएट भी होगा उसी पॉइंट पे और ये फाइनल भी होगा, नहीं हो सकता। दोनों के लिए तुम भले ही बोल रहे हो कि एट द सेम टाइम, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं होगा। मैं, मेरी डेयरी की दुकान है, ठीक है ना, मैं अपनी दुकान पे मिल्क मंगवाता हूँ पीछे सप्लायर से, वापस से बहुत सारे लोग खरीदने के लिए तो बेचता हूँ, तो उस टाइम पे वो इंटरमीडिएट है। मेरे घर पे जाके मेरी मम्मी ने मेरे को दूध दिया, वो खरीदती है, मतलब खरीदती है इन द सेंस कि हमारे यहीं से लेके आती है। हमारे यहाँ से क्या, अपने यहीं से ही, ठीक है ना, मेरा क्या तो ठीक है। तो उधर क्या है ना, तो उधर जब मेरी मम्मी मेरे को सर्व कर रही है, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, वो फाइनल हो जाएगा, उसका यूज केस अलग है। हाँ हाँ हाँ, वो तो क्या है उनके लिए। अभी क्या है, तुम उसका देखो इंटेंशन देखो प्लीज। सुनो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हो आप, सुनो इधर। उसकी इंटेंशन देखो, वो जो उन्होंने, जैसे वो जेठालाल ने इधर लगाए, सारे वो लगाए, टीवी लगाए, ठीक है ना, और फिर वो उसे बेचेगा, है ना, वो लगाए ही क्यों है, उसकी इंटेंशन चेक करो। किसके लिए? अब बेचने के लिए, तो ये देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, इधर फॉर रीसेल, तो एक फिर क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। अच्छा कोई कस्टमर है, ये उतार के दो ना, ये तू जानना हमने ऐसे लगाया, ठीक है ना, तो नहीं है ना, हमारी इंटेंशन बेचने की नहीं है। समझ में आ रही है ना। अभी देखो हमारी दुकान पे क्या है, रेडीमेड गारमेंट्स का हमारे यहाँ पे काम होता है, और हमने एक एलईडी लगाई जिसमें हमारे कैमरे चल रहे हैं। एक कस्टमर आया जी, बेचो जी से, अरे जा रहा नहीं जा रहा, बेचो इसे। हम्म। हाँ हाँ, पूरा पूरा यूज केस बता, ऐसे नहीं आंसर कर पाएंगे हम। हाँ, उसके उगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके आगे की कहानी बता। अपने कंजप्शन के लिए, हाँ, डाउट ही नहीं है, फाइनल हो गया बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। वो क्या है, वो क्योंकि रीसेल के लिए है, मतलब वो जो हुआ उसे आगे क्या करेंगे, रीसेल के लिए तो नहीं बोल सकते कि ये पहली बारी क्योंकि सेल कर रहा है, इसमें फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या होगा। जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल पहले भी बताया था कि ये जो गन्ने की खोई निकलती है इसे बगास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इस बगास से क्या बनता है, पेपर बनता है ना। तो ये इसमें फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या होगा, और जब फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये देखो इधर ये रहा इंटरमीडिएट। लेकिन सुनो, ख्याल रहे, हाँ, तुम इधर, ए राजा बाबू, बातें कर रहे हो, इधर देख लो, है ना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंटर्स है ना, इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं मैं इन पे, क्योंकि जब वो एग्जामिनेशन में देगा ना इन द सेम ईयर, इन द नेक्स्ट ईयर, तो फिर कंफ्यूज होते फिरोगे, है ना। शर्त ये है कि वो सेम ईयर में क्या हो जाना चाहिए, वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ ना, तो फाइनल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फाइनल। उसका भी रीजन है, अभी बताऊंगा, अभी समझा रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, ना ना ना, वो फाइनल है, बिकॉज तुम उसे बेचोगे नहीं ना अभी, वो तो हमारे लिए ना। अब मिल्क में तुम कितना भी अपने घर पे ट्रांसफॉर्मेशन करते रहो, तो वो फाइनल ही रहेगा, बिकॉज तुम आगे नहीं बेचोगे इसे तुमने, क्योंकि मिल्क की देखो, मिल्क की वैल्यू को पकड़ना है हमें। फाइनली कहाँ पे पकड़ी, जब अगले ने बेची, मिल्क हम खरीद के लेके आए तो वहीं पे पकड़ लिया, अब उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते आगे नहीं बेचेंगे ना उसे।
तो बस वो तो फाइनल कंजप्शन वहीं पे हो गया। नहीं 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 नहीं, सुनो, वो ट्रांसफॉर्मेशन, सुनो यहाँ पे सुनो, सारे बच्चे इधर देखो भाई, जो वो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए होना चाहिए? फर्दर प्रोडक्शन, और वो जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन मार्केट में सेलेबल हो, भले ही नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन वो फर्दर क्या हो, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मार्केट में सेलेबल, मतलब उसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो, एक्टिव मार्केट, और उस साथ में कंडीशन ये भी होनी चाहिए एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट भी करती हो, प्लस तुम उस मार्केट में उसे ले जाना भी चाहते हो। अब ऐसा तो हो सकता है कि वो जो मिठाई तुमने अपने घर पे बनाई, स्वीट्स जो बनाई, उसकी एक्टिव मार्केट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना, कि तुम उसमें लेके जाना नहीं चाहोगे ना उसे, बिकॉज तुमने तो अपने ही पर्पस के लिए क्या किया, कंजप्शन के पर्पस से। हाँ, और इसको फिर दूसरे एंगल से देखोगे, दूसरे एंगल से कंजप्शन में इसलिए भी कवर करेंगे हम, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने का भी क्या ही है? कंजप्शन ही है, पर्पस चेंज नहीं हो रहा, तो भी वो फाइनली रहेगा। हाँ, फाइनल गुड्स फॉर शुगर केन, बगास बेची, मैंने तो बेचा, अच्छा अगले ने खरीदा, हाँ तो अब बताओ। हाँ हाँ, शुगर केन तो पिक्चर में रहा ही नहीं बेटा, शुगर केन तो उसने अपने कंजप्शन के लिए ले लिया, अब निकली बगास उसमें से, अब बताओ क्या? शुगर केन तो कहीं पिक्चर में रहा ही नहीं, शुगर केन तो कंजप्शन में आ गया, अब बचा बगास, पिक्चर में कौन है, एग्जिस्ट कौन करता है? बगास, बगास का बताओ क्या हुआ? सिंपल। हाँ, अगर शुगर केन, सुनो भाई, देखो, सुनो सुनो, मैं जवाब देता हूँ, सुनो भाई, देखो, आम जिंदगी में तो ऐसा कोई करेगा नहीं, लेकिन मेंटोस जिंदगी में कोई कर सकता है। खैर, सुनो, एक कॉन्सेप्ट होता है बाय प्रोडक्ट का, किसका कॉन्सेप्ट होता है? बाय प्रोडक्ट का, और इंटेंशन बगास को प्रोड्यूस करने की नहीं होती, इंटेंशन होती है शुगर केन को प्रोड्यूस करने की, बगास तो निकलता है। अब ऐसा कोई ना कि हम उसका रस निकाल करके शुगर केन का, है ना भाई, अब देखो इसमें पॉसिबल सिचुएशन क्या हो सकती है, अब देखो जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रहा है ना, मतलब पहली बात तो क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे को ऐसे 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 करना चाहिए। अब क्या करूं मैं, हाँ तो जब जब क्वेश्चन ही ऐसा है तो मेरे को ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उसका आंसर कर रहा हूं, फिर भी मैं उसका आंसर कर रहा हूँ। पहले तो आम जिंदगी में ऐसा होता नहीं है, दूसरा मेंटोस जिंदगी में ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक बाय प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी इंटेंशन होती है किसको प्रोड्यूस करने की, शुगर केन को प्रोड्यूस करने की, और वो जो बगास होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब नहीं नहीं, आंसर सुनो यार, क्वेश्चन पूछते तो आंसर सुनने का दम भी तो रखा करो, जब हम दे रहे हैं आंसर टाइम लगा करके। अब इसमें क्या रहेगा कि देखो, शुगर की मेरे को शुगर केन तो फेंक देना है, और मेरी इंटेंशन थी बगास ही मेरे पास आए, तो इसमें एक ऑप्शन तो ये रहे, जो सर्च बिहेवियर है हमारा, एक तो एक तो ये है कि हम उसे गन्ने को चूसे, और क्योंकि तुम उसे कंज्यूम नहीं करना चाहते हो, तो उसकी वापसी करो और वो इकट्ठा कर लो, बगास, ठीक है ना। किसी के पास 1 बीघे का खेत होगा, तो इस जिंदगी में तो ये पूरा टास्क हो नहीं पाएगा, एक दूसरा जन्म तो लेना पड़ेगा एटलीस्ट। अच्छा, अगर मशीन से फिर निकालते हो तो फिर एक काम करो कि वो कोल्लू में लगा के या फिर शुगर मिल में ले जाकर के उसका रस निकाल लो, रस को तो फेंक दो और बगास रख लो यार, मारो मुझे मारो, ठीक है ना। क्या? लैंड, हाँ, लैंड तो इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई बात नहीं, कभी कभी क्लास बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है ना, तो इस तरह के भी कुछ एक्टिविटीज चाहिए। चलो भाई बच्चों, आगे, इंटरमीडिएट गुड्स,
इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल, या तो वो किसके लिए हो, रीसेल के लिए हो कि वापस से हम उसे बेचेंगे, या फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ठीक है ना, उसमें हमें क्या करना हो, फर्दर प्रोडक्शन करना हो लेकिन सेम ईयर में। साथ में एक अच्छी ऑब्जर्वेशन आई थी कि उसकी जो इंटेंशन है, फर्दर प्रोडक्शन की जो इंटेंशन है, ठीक है ना, वो ये रहना चाहिए कि हमें उसे फर्दर क्या लेके आना है, मार्केट में लेके आना है। अगर वो जो तुम फर्दर प्रोडक्शन भी कर रहे हो और तुम्हारी इंटेंशन सेम है कंजप्शन वाली, कौन से वाली, कंजप्शन वाली, तो बेटा वो इंटरमीडिएट में आएगा नहीं, वो फाइनल में आएगी, जैसे अक्षिता ने पूछा था। ठीक है ना, चलो। इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड, सुनो, गुड्स परचेज फॉर रीसेल, गुड्स किसके लिए परचेज किया आपने, रीसेल के लिए, जैसे कि लाइक मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, एक बात। दूसरी, गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है ना, फर्दर प्रोडक्शन के लिए आपने गुड्स को यूज किया हो, लाइक मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स बाय स्वीट सेलर। ठीक है ना, चलो। अब इसके बारे में कुछ क्या करने हैं हमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने, किसके बारे में, इंटरमीडिएट के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स। देखो, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना बच्चों, थोड़ा और एडिशनल पॉइंट इसके बारे में देखो। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना, वो प्रोडक्शन बाउंड्री में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री में, मतलब वो आपके इंडस्ट्रियल एरिया में रहेंगे। किस में रहेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में। अक्षिता, आपके सवाल का जवाब और तरीके से मिल रहा है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो किस में रहेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में, मतलब प्रोडक्शन बाउंड्री में रहेंगे। जैसे ही वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल जाएंगे तो मे बी वो फाइनल हो जाएंगे। ठीक है ना, डिपेंड करता है यूज केस पे। दे आर जनरली परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट। इंटरमीडिएट गुड्स को आमतौर पर एक प्रोडक्शन यूनिट खरीदती है, किससे, दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से। जैसे एक प्रोडक्शन यूनिट है जो टच पैड बनाती है और दूसरी प्रोडक्शन यूनिट है जो लैपटॉप बनाती है। तो लैपटॉप बनाने वाली यूनिट ने टच पैड को खरीदा है दूसरे वाली प्रोडक्शन यूनिट से, जिसका काम ही क्या है, टच पैड बनाना। बात समझ में आ रही है, तो वो बोल रहा है दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेंगे। हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट, सुनो लेकिन ध्यान से सुनना बच्चों, थोड़ा सा कैच है यहाँ पे, बहुत अच्छा पॉइंट है। हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट ऑल परचेजेस बाय वन प्रोडक्शन यूनिट, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सारी की सारी परचेज जो होती है, जो एक प्रोडक्शन यूनिट ने दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से खरीदी है, वो सारी की सारी परचेज इंटरमीडिएट गुड नहीं होती। आमतौर पर एक प्रोडक्शन यूनिट से खरीदा हुआ गुड जो दूसरी प्रोडक्शन यूनिट ने खरीदा है, वो आमतौर पर जनरली इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। लेकिन एक प्रोडक्शन यूनिट की खरीदी हुई दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से सारी की सारी जो परचेज होती है वो क्या नहीं होती, इंटरमीडिएट नहीं होती। भैया एग्जाम्पल बताओ तो समझ में आएगा हमें। सुनो, एक हम आप इधर जाओगे, थोड़ा सोनीपत के साइड निकल जाओ, बाहर हाईवे पे मुरथल निकल जाओ, मुरथल से आगे कुंडली आता, कुंडली, उधर वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, हाँ मानेसर, मानेसर कुंडली, वो जो पूरा एक्सप्रेसवे है, उधर जाओ तो वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। वो प्रोडक्शन बाउंड्री मानो इसे, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसे मैं प्रोडक्शन बाउंड्री बोल रहा हूँ। एक प्रोडक्शन यूनिट इधर लगी हुई है, एक प्रोडक्शन यूनिट इधर लगी है, एक यूनिट इधर लगी हुई है। ठीक है ना, अब फर्ज करो, मैं दोनों एग्जांपल दे रहा हूँ, इधर टच पैड की प्रोडक्शन यूनिट है, इधर लैपटॉप, एचपी वालों का क्या है, एचपी वालों की कोई प्रोडक्शन यूनिट है इधर, है ना। और एचपी वाले क्या करते हैं, टच पैड इनसे ही लेते हैं, बगल वालों से। तो ये वाली परचेज क्या है, इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट है। अब एचपी वालों के बगल में वो टच पैड वालों के बगल में एक ऐसी मशीनरी प्रोड्यूस करती है, एक यूनिट, जो लैपटॉप वालों को चाहिए या टच पैड वालों को चाहिए। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब इसने वो मशीनरी परचेज करी है, इसने वो मशीनरी परचेज करी इससे थर्ड पार्टी से, जो थर्ड वाली प्रोडक्शन यूनिट है, तो इन्होंने मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी तो क्या है बेटा, फाइनल है। समझ में आ रही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जनरली एक प्रोडक्शन यूनिट से खरीदे हुए प्रोडक्ट जो दूसरी प्रोडक्शन यूनिट खरीदती है वो कैसे होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। लेकिन सारे के सारे इंटरमीडिएट नहीं होते, कुछ उनमें से परचेज ऐसी होती है जो कैसी होती है, जो फाइनल होती है, जो लास्ट में। दोबारा बताता हूँ, वो कह रहा है कि जो एक प्रोडक्शन यूनिट ने दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से खरीदा है प्रोडक्ट, आमतौर पर वो इंटरमीडिएट होते हैं। क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये टच पैड बनाते हैं, ये लैपटॉप बनाते हैं,
लैपटॉप बनाने वाली प्रोडक्शन यूनिट ने टच पैड बनाने वाली प्रोडक्शन यूनिट से वो टच पैड खरीदी है। तो ये जो टच पैड खरीदी है, ये टच पैड में पहले तो मुझे बताओ ये फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि वो टच पैड को किस में असेंबल करेंगे? ओवरऑल लैपटॉप की बॉडी में अटैच करेंगे, देन टच पैड नहीं बेचेंगे, लैपटॉप बेचेंगे। तो ये जो टच पैड है ये इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट है। लेकिन इस एचपी वाली प्रोडक्शन यूनिट ने बगल में ही एक और प्रोडक्शन यूनिट है जो रोबोट्स बनाते। क्या बनाते हैं? रोबोट्स बनाते हैं। और वो रोबोट्स हमारे यहाँ पे यूज होते हैं लैपटॉप को प्रोड्यूस कर, असेंबल करने के लिए। प्रोड्यूस भी नहीं बोलना चाहिए मेरे को, बिकॉज वो असेंबलिंग इंडस्ट्री में आता है। तो वो असेंबल करने के लिए, असेंबल माने जोड़ने के लिए, उसमें एक एक कंपोनेंट जुड़ता है तो लैपटॉप बनता है। तो एचपी ने वो रोबोट्स खरीदे जो असेंबल करने में हेल्प करते हैं किसको? लैपटॉप को। तो मुझे बताओ ये जो मशीन परचेज करी है, पहले तो ये बताओ कि एक प्रोडक्शन यूनिट ने दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से क्या करी है? मशीन परचेज करी है। लेकिन बेटा ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये क्या है? ये फाइनल है। बिकॉज इतने खरीदे किस वजह से? इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। किसके पर्पज से? अब वापस से पढ़ो ये वाला, फर्स्ट वाला बुलेट पढ़ो, ये अपने एंड से पढ़ो और इसके एग्जाम्पल भी पढ़ना। जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो अलग है, जो यहाँ पे लिखा है वो अलग है। इस शब्द को थोड़ा इज्जत देना। आमतौर पर एक प्रोडक्शन यूनिट ने जो दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से परचेज की है वो इंटरमीडिएट रहते हैं। क्या रहते हैं? इंटरमीडिएट रहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। वो बोल रहा है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स, और फिर उसने बोला दे आर, दे बोले तो इंटरमीडिएट की बात कर रहा है। इंटरमीडिएट जनरली कौन होते हैं? जो एक प्रोडक्शन यूनिट ने दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से खरीदे होते हैं। दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। ये किसके अंदर रहते हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं। हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट, लेकिन आपको ये बात का ख्याल रखना चाहिए, खासा ख्याल रखना चाहिए कि ऑल परचेज, क्योंकि ऊपर हमने जनरली बोला सारी की सारी परचेज जो एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से करती है वो इंटरमीडिएट परचेज नहीं होती, कुछ फाइनल भी होती है। एग्जांपल, मशीनरी परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, एग्जांपल भी पढ़ लो। परचेज ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा आर नॉट इंटरमीडिएट परचेज, ये इंटरमीडिएट परचेज नहीं होती इफ दे आर नॉट मीन फॉर रीसेल, बशर्ते। मैंने एग्जांपल भी कौन सा दिया? हमने एचपी ने जो रोबोट्स परचेज किए बेचने के लिए नहीं परचेज किए, क्योंकि अगर बेचने के लिए परचेज किए होते तो फिर तो इंटरमीडिएट हो जाता। हमने तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिए है, बिकॉज वो हमारे को लैपटॉप को असेंबल करने में हेल्प करेगी। ठीक है ना? इनफैक्ट सच परचेजेस आर टर्म्ड एज फाइनल प्रोडक्ट एज दे आर परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये किसके लिए होते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। किसी को कुछ कहना सुनना हो तो पूछो। दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड, इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं ना इनकी डिराइव डिमांड होती है। कैसी होती है? पहले तो बता दो डिराइव डिमांड क्या होती है। हाँ, यानी कि इनकी जो डिमांड होती है ना वो इनकी वजह से नहीं आती, वो फाइनल गुड्स की वजह से आती है। टच पैड की डिमांड डायरेक्टली मैं टच पैड नहीं मांगूंगा, लैपटॉप की डिमांड बढ़ेगी तो टच पैड की भी डिमांड बढ़ेगी। टच पैड की डिमांड आती डायरेक्टली नहीं आती है, लैपटॉप की डिमांड से आती है। शुगर केन की डिमांड डायरेक्टली, लोग शुगर केन कितना जिंदगी में अपने यूज कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली तो यूज नहीं कर रहे हैं कि ऐसा शुगर केन को ही एज इट इज यूज कर रहे हैं, लेकिन शुगर की डिमांड बढ़ेगी तो शुगर केन की डिमांड बढ़ेगी, तो शुगर केन की डिराइव डिमांड है। ठीक है ना? वैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट की, हाँ, कॉटन क्लॉथ की अगर डिमांड होगी तो कॉटन की डिमांड बढ़ेगी, ऐसे सिल्क के लिए। ठीक है, दे हैव डिराइव डिमांड। इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड होती है वो डिराइव डिमांड होती है एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स, क्योंकि इनकी डिमांड जो होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है? फाइनल गुड्स के ऊपर। आगे ध्यान से सुनो बच्चों, ड्यूरेबल गुड्स लाइक एयरक्राफ्ट, ट्रक्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट for military purpose are included under the category of intermediate goods as they are used to produce defense services and not for market sale। ये यहाँ पे इसे थोड़ा सा ना सावधान इंडिया से लिख लेना। हाँ जी, आमतौर पर आपको क्या लगेगा? सुनो, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ।
एक ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट, इससे मतलब रिलेट करना, अभी अलग एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि फिर बाद में आपको इस पे लेके आऊँ तो समझ में आए। एक ट्रांसपोर्टर है, समझते हो ट्रांसपोर्टर कौन होता है? कौन होता है? जो गुड्स को इधर से उधर मूव कराने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। उसने ट्रक्स परचेज करे, बताओ कौन से गुड है, आप बताओ। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए तो फाइनल है, लेकिन अगर ये ही ट्रक्स गवर्नमेंट ने मिलिट्री के पर्पस से परचेज किए तो ये फाइनल नहीं है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। क्योंकि गवर्नमेंट इनसे क्या प्रोड्यूस करेगी, बोलो ना, गवर्नमेंट इनसे क्या प्रोड्यूस करेगी, डिफेंस सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, और हम केवल जो खर्चा लेंगे ना, हम जो केवल खर्चा लेंगे, मतलब जो फाइनली वैल्यू पकड़ेंगे, वो डिफेंस की, जो डिफेंस जितने की डिफेंस सर्विसेज जनरेट हुई है ना, केवल उनको लेंगे, जो गवर्नमेंट ने डिफेंस पे बेसिकली क्या किया है, खर्चा किया है। इनको अलग से नहीं लेंगे, इनको फाइनल नहीं मानेंगे, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। ये बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे गवर्नमेंट ने एक टाइप से सोच के चलो, कि गवर्नमेंट ने सोच के क्या चलो, होता ही ऐसा ही है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिफेंस सर्विसेज जनरेट की है, और जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए थे, बेसिकली एयरक्राफ्ट चाहिए थे आर्मी वालों के लिए, है ना, और ट्रक्स चाहिए थे, व्हीकल्स चाहिए थे, उसे क्या बोलते हैं वो, एक टैंकर, टैंकर वगैरह। तो ये सब फाइनल नहीं है बेटा, ये इंटरमीडिएट है, बिकॉज यहाँ पे कोई इनसे कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है, इनसे तो हमें क्या करनी है, सर्विसेज जनरेट करनी है, क्या करनी है, सर्विसेज जनरेट करनी है पूरी कंट्री एज अ होल के लिए, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट है, ये थोड़ा सा यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको क्या करना होगा, थोड़ा ड्यू अटेंशन पे करना होगा, है ना। लेकिन अगर यही ट्रक्स, यही व्हीकल्स, यही एयरक्राफ्ट कोई और खरीदे, इंडिगो खरीदे एयरक्राफ्ट, अब बोलो, तो ये फाइनल है, क्या है, फाइनल है, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट के लिए है। गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, गवर्नमेंट ने तो क्या करनी है, सर्विसेज जनरेट करनी है फॉर द नेशनल सिक्योरिटी और फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है ना। चलो पढ़ देता हूँ वापस से पूरा। ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि एयरक्राफ्ट, ट्रक्स, व्हीकल्स या टैंकर्स एक्सेट्रा, परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस, किसके लिए अगर परचेज किए, मिलिट्री पर्पस के लिए परचेज किए, आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आएंगे, एज दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज, क्योंकि इनको डिफेंस सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए खरीदे गए हैं, एंड नॉट फॉर मार्केट सेल, किसके लिए नहीं है, मार्केट सेल के लिए नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अगले वाला बहुत सिंपल पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। जो वैल्यू होती है इंटरमीडिएट गुड्स की, वो किस में मर्ज हो जाती है, फाइनल गुड्स में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। That's why intermediate goods are not included in national income as they are already included in the final goods। बहुत सिंपल है, एक पॉइंट मेरे को पता है पेंडिंग है अभी, वो इन द सेम ईयर वाला, उस पे आऊंगा, पहले एग्जांपल पढ़ा दूं। फॉर एग्जांपल सपोज एन ऑटोमोबाइल कंपनी परचेजेस टायर ऑफ रुपीज 1 लाख एंड सोल्ड कार वर्थ रुपीज 12 लाख। नाउ द वैल्यू ऑफ द कार दैट इज फाइनल गुड्स इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ टायर्स, इसमें किसकी भी वैल्यू जुड़ी हुई होगी, टायर की भी वैल्यू जुड़ी होगी। या मान ले तुम कार लेने आए और तुम कार लेकर के चल दिए 12 लाख रुपए की, कंपनी वाला ए कहाँ जा रहा है, गिरबान पकड़ के तुम्हारे इधर अंदर, टायर के भी पैसे दे, कह रहे दिमाग खराब है तुम्हारा, इसमें तो जुड़े हुए हैं, तो वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो टायर क्या रहेंगे, इंटरमीडिएट रहेंगे, क्या रहेंगे, ये हो गया। नमन भैया ये बताओ यार, ये जो तुम बोल रहे हो ना कि फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए इंटरमीडिएट, हम उसे मानेंगे जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है, बशर्ते वो सेम ईयर में हो, ऐसा क्यों, कोई रीजन दे सकता है इसका, कि सेम ईयर में होना चाहिए फर्दर प्रोडक्शन, अगर सेम ईयर में नहीं हुआ ना तो हम इसे क्या मान लेंगे, फिर फाइनल मान लेंगे, इसका रीजन बता दो मेरे को। एक साल की नेशनल इनकम निकलेगी, बिल्कुल, चलो फिर आगे। हमने 1000 टच पैड बनाई, टच पैड का एग्जांपल ले लेते, 1000 टच पैड बनाई, लेकिन वो सेम ईयर में 800 टच पैड ही लैपटॉप में क्या हो पाई, मर्ज हो पाई, तो 800 की वैल्यू तो किस में आ जाएगी, लैपटॉप में आ जाएगी, वो तो इंटरमीडिएट बन गई। लेकिन अगर तुम देखो जो बाकी जो 200 बची, वो तो इंटरमीडिएट नहीं है, वो तो इंटरमीडिएट नहीं है, वो तो क्योंकि इस साल में यूज ही नहीं हो पाई, तो अपने आप में वो क्या बन गई, फाइनल बन गई। क्योंकि अगर बेटा तुम उन्हें छोड़ दोगे, अगर तुम उन्हें फाइनल नहीं मानोगे, अगर तुम उन्हें क्या नहीं मानोगे, फाइनल नहीं मानोगे, इंटरमीडिएट मानोगे, तो उसकी वैल्यू कहीं पे आएगी नहीं। तुमने मान तो लिया उसे इंटरमीडिएट, लेकिन वो लैपटॉप में तो लगी ही नहीं, और हमने वैल्यू किसकी ली है, लैपटॉप की, तो 200 टच पैड ऐसी रहेगी जो इस साल में प्रोड्यूस हुई है लेकिन नेशनल इनकम में नहीं आई है। तो अगर वो यूज नहीं हो पाई,
अगर वो क्या नहीं हो पाई, यूज नहीं हो पाई, तो इस साल के लिए उसे क्या मान लिया जाएगा, फाइनल मान लिया जाएगा। और फाइनल मान करके वो किस में आ जाएगी, बोलो किस में आ जाएगी, नेशनल इनकम में आ जाएगी इस साल की। बात समझ में आ रही है? वैसा कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात, आगे चल सकते हैं। हाँ जी, हाँ गवर्नमेंट ने रोड बनवाई, हाँ हाँ, तो वो फाइनल है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए ना, टोल वगैरह जनरेट होगा उससे। हाँ हाँ, देखो ना, सुनो, तुमने रोड पूछा, रोड है फाइनल, ठीक है ना, फिर उससे क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। वो तो रिकरिंग नेचर की इनकम जनरेट हो रही है ना, वो जो टोल जनरेट हो रहा है वो तो हर साल की उसमें आएगा। लेकिन जिस दिन जब आपने क्या करा है, वो मतलब वो गुड्स वो बनवाए, ठीक है ना, वो बेसिकली रोड्स बनवाई, तो रोड्स को बनवाने के लिए आपने क्या करा होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा ना, यानी कि वो रोड की वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी लेबर में, उसका मटेरियल वगैरह है, तो उस केस के लिए वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी टोल जनरेट होता रहेगा हर साल, ठीक है। आगे बच्चों, नेक्स्ट करना है अभी और 5-7 मिनट कुछ करना है या हो गया? चलो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हम कि हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। कल का तो ऑफ है आपका, कल 13 है, कल ऑफ है। 14 में अपने को 3 बजे आना है, ठीक है ना, विकास सर के यहाँ पे एडजस्ट करा लेना, अगर 1 से 3 अगर वो कर दे, और बाकी तुम देख लेना छुट्टी कराओगे कैसे, कैसे कराओगे, ठीक है ना। और बस उसके आगे फिर ज्यादा लंबी प्लानिंग नहीं करते, कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाकी नेक्स्ट करेंगे फिर।